डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये अगेन एक रिक्वेस्ट वीडियो है जो मेरे जेएनयू के एमए पॉल साइंस के स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है। उनके सिलेबस में है फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी मॉडर्निटी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है सभी के लिए जो यूजीसी नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डीयू एमए पॉल साइंस। सो लेट अस बिगिन फॉर ऑल। इसमें बेसिकली मैं सोशल इमेजिनरी वर्सेस रिविजनिस्ट सॉरी सोशल इमेजिनरी वर्सेस रिविजनिस्ट अप्रोच जो सुदीप्ता कविराज की है और सोशल इमेजिनरी अप्रोच जो चार्ल्स टेलर की है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी मॉडर्निटी। ये जस्ट आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चार्ल्स टेलर के बारे में आपको जानना चाहिए। ये कम्युनिटेरियन थिंकर है जो लिबरलिज्म की एक धारा है, इसलिए ये थोड़ी मतलब ये क्रिटिकल होते हैं रॉल्स के जैसे थ्योरी है लिबरलिज्म की उसमें कि एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म है या लिबरल कंसेप्शन ऑफ द सेल्फ है जो एकदम कटा हुआ है समाज से। वो नहीं मानते ये कम्युनिटेरियन, ये कहते हैं कि सिचुएटेड सेल्फ होता है, सेल्फ कंस्टिट्यूट होता है, समाज में रहते हुए जो है वो क्रिएट होती है या कंस्टिट्यूट होती है। तो रॉल्स के आइडिया के जस्टिस को कम्युनिटेरियन क्रिटिक करते हैं। इसके साथ में एग्जाम के लिए यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो एलिस्टेयर मैकलिंटायर, माइकल वॉल्जर एंड माइकल सैंडल के साथ में चार्ल्स टेलर को आप रखिए। लेकिन ये काफी सारे आइडियाज इन्होंने दिए हैं, बहुत सारे आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल थॉट आप कह सकते हैं, और इसलिए ये काफी एमए पॉल साइंस में फिगर आउट करते हैं। उनकी जो बुक्स है यहाँ पे दी गई है, उनका जो आर्टिकल है सोशल इमेजिनरी या बुक भी है, उस पे ये वीडियो प्राइमरली बेस्ड है, लेकिन सुदीप्ता कविराज का भी हमने लिया है। सुदीप्ता कविराज की भी बायोग्राफी आप देख लीजिए यहाँ पे। बेसिकली वो एक पोस्ट कॉलोनियल सबल्टर्न स्टडीज में महारत हासिल रखते हैं। थोड़े से मार्क्सिस्ट जैसे इनके थॉट हैं। इन्होंने दिल्ली में भी पढ़ाया है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू में पढ़ाया है, पीएचडी यहाँ से किया है। इनकी ये सब बुक हैं, देख लीजिए, ये सब यूजीसी नेट में आपको आ सकती हैं। ये वीडियो जैसा मैंने बताया कि चार्ल्स टेलर की जो आर्टिकल है और बुक भी है मॉडर्न सोशल इमेजिनरी, ये बुक है 2003 में, और सुदीप्ता कविराज की जो आर्टिकल है एन आउटलाइन ऑफ रिविजनिस्ट थ्योरी। रिविजनिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप थोड़े रिएक्शनरी हैं, आप जो आइडिया एस्टैब्लिश्ड है उसको रिवीजन करते हैं। तो एक क्रिटिकल, तो रिविजनिस्ट थ्योरी जो है वो क्रिटिकल थ्योरी हो जाती है मॉडर्निटी की। तो वो, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे कि दोनों कैसे अलग है। इन्होंने बहुत अलग ढंग से मॉडर्निटी को सोशल इमेजिनरी के म्यूटेशन से जोड़ा है। कैसे हमारी सोशल इमेजिनरी, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो कैसे जब परिवर्तित होती है तो मॉडर्निटी आई यूरोप में। और ये कहते हैं कि जो यूरोपियन मॉडर्निटी है उसका टेम्पलेट जो है वो कॉपी पेस्टेबल नहीं था। उन्होंने कॉलोनाइजेशन के थ्रू इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की थर्ड वर्ल्ड में, लेकिन हर कल्चर में ये अलग अलग तरह से अनफोल्ड हुआ मॉडर्निटी, और उसकी सेपरेट ट्रेजेक्टरी रही, जो कि बहुत कॉमन सेंसिकल है। इसी पे ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है। तो इससे पहले कि हम मेन डिस्कशन इन ऑथर्स के आर्टिकल पे करें, जो मॉडर्निटी का डिस्कोर्स है, ये वीडियो देख लीजिएगा। ये मैंने आपके लिए बनाया था जब आप 6 सेमेस्टर में थे, अभी भी मेरे स्टूडेंट देखते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे मॉडर्निटी एक डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स मतलब जो लिंग्विस्टिक, स्पीच, मीडिया, पॉपुलर इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है कोई कॉन्सेप्ट। सो कैसे मॉडर्निटी क्रिएट की गई है, उसके फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो उसके बस दो मैंने लिया है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मॉडर्निटी का यदि आप देखें तो इंडिविजुअलिज्म है, जो लिबरलिज्म से आती है, कि इंडिविजुअल जो है अपने आप में एंड है, वो मोरल एजेंट है, और उसको मीन्स की तरह यूज नहीं किया सकता, जो इमैनुअल कांत का था। और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, समाज उसको जो है सप्रेस नहीं कर सकती, और हर इंडिविजुअल को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, लाइफ चॉइसेस उसका, और उसका जो ओन कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ होगा। ये नहीं कि कॉमन गुड लाइफ के कंसेप्शन से इंडिविजुअल बंधा होगा। ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमन एजेंसी जो है, जो रीजन रैशनलिटी पे बेस्ड है, उसको सेंटर में रखना। सेकुलरिज्म एक बहुत बड़ा एक पिलर है मॉडर्निटी का। यूरोपियन मॉडर्निटी कहिए तो चर्च का स्टेट से सेपरेशन, जो हमारी टेम्पोरल लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें रिलीजियन को प्राइवेट स्फेयर में डाल देना, पब्लिक स्फेयर से हटा देना, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग जो है सेकुलरिज्म की पार्ट बन गई। यहाँ भी कि जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल जिसपे कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो भी रिलीजन से नहीं आता है, वो लॉजिक से आ सकता है, वो रैशनलिटी से आ सकता है, जो इमैनुअल कांत ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव दिया। ये सब सेकुलरिज्म का पार्ट है। एंड प्राइमेसी है साइंस, रीजन, रैशनलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्वियस है। मेटेरियलिज्म जो है वो यूरोपियन मॉडर्निटी का बहुत बड़ा पार्ट है, जो हर जगह आ गया। गुड लाइफ, इंडिया में भी मॉडर्न होने का मतलब
क्या है? अच्छा ड्रेस पहनिए, अच्छा खाइए, कार, बंगला, पैसे, दैट इज मटेरियल पोजेशन। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन उसका मेजर फीचर रहा। यूनिवर्सल नॉर्मेटिव वैल्यूज है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट, जो यूनिवर्सल है, हर जगह इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, ये भी उसका टेम्पलेट बन गया। एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का भी अलग डिस्कोर्स बना। डेवलपमेंट का मायने आप जानते हैं, यदि कंट्री है तो खूब हायर जीडीपी हो, खूब मटेरियल रिसोर्सेज हो, बिग आर्मी हो, और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी हो, गुड लाइफ हो। इंडिविजुअल हो तो यही सब चीजें हैं, कार, बंगला, गाड़ी, मटेरियल पोजीशन, एंड लाइफ में सक्सेस, मटेरियली कह लीजिए, वेल्थ के, इनकम के फॉर्म में, दैट इज डेवलपमेंट। उसी को प्रोग्रेस माना गया। प्रोग्रेस माना गया कि जैसे यूरोप में मॉडर्नाइज किया अपने को, उस तरह से अपनी इंस्टीट्यूशन को मॉडर्नाइज कर लो, उस तरह अपने लाइफ को मॉडर्नाइज कर लो, उसको कंफर्टेबल बना लो, और उसमें ये सारे फीचर ले आओ तो तुम भी मॉडर्न बन जाओगे। दिस आर द मॉडर्निटी डिस्कोर्स जो मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब इस मॉडर्निटी डिस्कोर्स को स्टडी करने का दो अप्रोच यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। ऑफ कोर्स राजीव भार्गव पे भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो सेकंड सेमेस्टर में जो आप थे तो मैंने सेकुलरिज्म पे राजीव भार्गव का बताया था, मैं आपको आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ये पहला जो अप्रोच है स्टडी करने का मॉडर्निटी को, वो सोशल इमेजिनरी अप्रोच चार्ल्स टेलर ने अपने इस बुक में और आर्टिकल में दिया है। चलिए थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले, आप अभी तक कई बार आप सुन चुके हैं सोशल इमेजिनरी, तो ये है क्या? इसको चार्ल्स टेलर ने बहुत डिटेल में 4-5 पेजेज में बताया है। लेकिन बेसिकली जो है, उनके कई सारे सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको एग्जाम में नोट में यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली सोशल इमेजिनरी क्या है? आ, मतलब एक सोशल कॉन्शियसनेस जो आप बनाते हैं, जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसी समाज की बनती है कि सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन कैसे निर्वाह करना चाहिए, लाइफ के मायने क्या हैं, और एक दूसरे से हम कैसे इंटरेक्ट करें, क्या बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, क्या नहीं है, सोशल रियलिटी को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसको कंसीव करते हैं, कैसे परसीव करते हैं। ये सोशल इमेजिनरी है, जो हमें हमें ऐसा घुल मिल जाता है। वो इसी तरह से घुल मिल जाता है कि जैसे ड्राइविंग करते समय में आपको कोई थ्योरी याद नहीं रहती है कि क्लच को दबाना है, ब्रेक दबाना है, सब ऑटोमेटिक होता है। जब आप किसी एरिया को बहुत अच्छी तरह जान जाते हैं तो क्या आप कभी गूगल मैप देखते हैं? तो आपके जहन में वो चला जाता है। उसी तरह जब सोशल इमेजिनरी आपके मेंटल में एक सोशल जो है नॉर्म, बिलीफ, वैल्यू, वर्ल्ड व्यू, आइडियाज, कॉन्शियसनेस, रिलेशनशिप, इथिक्स, वर्च्यू, इसका एक ऐसा हार्ड वाइड मैप बन जाता है जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। आपका ही नहीं बनता है, वो वहां रहने वाले सभी लोगों का एक जैसा बनता है, जिससे आप अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और बिना सोचे हुए, कोई आप थ्योरी नहीं पढ़ते कि जस्टिस क्या है, राइट क्या है, कोई किताब नहीं पढ़ते, वो आप में हार्ड वाइड होती है। दिस इज सोशल इमेजिनरी। अब मैं इसको सिंपली रीड कर दे रहा हूं जो उसने कहा है, और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन। So social imaginary is intellectual scheme people may entertain when they think about social reality in a disengaged mode। मतलब आप कोई बहुत पार्टीजन पैशनेट होके जब सोशल रियलिटी के बारे में नहीं सोचते ना, क्रिटिकली सोचते हैं, थोड़ा हट के सोचते हैं, तब जो बनती है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, वो सोशल इमेजिनरी है। द वे इन विच पीपुल इमेजिन देयर सोशल एग्जिस्टेंस, देयर सोशल सराउंडिंग, हाउ दे फिट टुगेदर विथ अदर, कैसे दूसरे के साथ जीवन जिए, हाउ थिंग्स गो ऑन बिटवीन दैम, कैसे लोगों के साथ जीवन हम साथ चल के बिताएं, द एक्सपेक्टेशन दैट आर नॉर्मली मेट, आपका एक्सपेक्टेशन दूसरे से, एंड द डीपर नॉर्मेटिव नोशन, जो जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, इथिक्स हैं, बिहेवियर के अप्रोप्रिएटनेस हैं, एंड इमेजेस दैट अंडरलाइन दीज एक्सपेक्टेशंस, और कहां से वो आती है वो एक्सपेक्टेशंस जो नॉर्म की हैं। सो इट इज ए लार्जली अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनआर्टिकुलेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर होल सिचुएशन, जो अपने लाइफ को हम समझते हैं बिना किताबों को पढ़े हुए, बिना नोट बनाए हुए, एक अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनआर्टिकुलेट जो हमारे मेंटल मैप में चला जाता है, पूरे लाइफ की जो प्रेडिकामेंट है, मतलब हम क्या हैं, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, हमारे सोशल रिलेशन के मायने क्या है, फैमिली के मायने क्या है, हमारे ये सारी चीजों को कैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं, एक सोसाइटी कैसे अंडरस्टैंड करती है, एक इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कैसे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है लाखों लोगों के बीच में बनती है जो एक साथ रहते हैं, विद इन विच ए पर्टिकुलर फीचर ऑफ आवर वर्ल्ड बिकम एविडेंट, डिफरेंट फ्रॉम सोशल थ्योरी। और ये बहुत डिफरेंट है सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी जो है वो इसका एकदम एक क्रिस्टलाइज लिंग्विस्टिक फॉर्म में एक आर्टिकुलेशन है, ये बिल्कुल इनआर्टिकुलेट है। वो स्ट्रक्चर्ड है तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। वो थ्योरी जो है इंटेलेक्चुअल के बीच में ही केवल प्रचारित होती है, और सोशल इमेजिनरी जो है पूरी फैल जाती है पूरी जनता में। ये इसका डिफ्यूजन एक अलग तरीके से होता है। उसका डिफ्यूजन जो है वो लिटरेरी आर्टिकल पढ़ने से, बुक के रिलीज होने से, सलून से, सिंपोजियम, डिस्कशन, सेमिनार, इसका जो है स्टोरी से होती है,
अब माँ बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं, सोसाइटी में एक दूसरे से लोग डिस्कशन करते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, इमेजेस हैं, फोक गायकी है, उसके थ्रू ये जो है, और लीजेंड्स जो हैं, जो जो मिथ क्रिएट होते हैं, उसके थ्रू ये फैलती है। बहुत अलग है सोशल थ्योरी और इमेजिनरी, दोनों एक ही तरह की चीजें करते हैं, दोनों ही एक पर्टिकुलर जो है सोशल कॉन्शियसनेस को गढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से। दिस कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज बोथ फैक्चुअल एंड नॉर्मेटिव, और ये जो सोशल इमेजिनरी है वो फैक्चुअल भी है, नॉर्मेटिव भी है। मतलब नॉर्मेटिव मतलब जो ट्रांसडेंटल हो जाती है, जो मेटाफिजिकल हो जाती है, जो मतलब उस दुनिया से आती है जिसको हम देखते नहीं है, और फैक्चुअल मतलब कि इंपेरिकल भी होती है। सो इंक्लूड सम नोशन ऑफ ए मोरल और मेटाफिजिकल ऑर्डर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच द नॉर्म्स एंड आइडियाज मेक सेंस। इट इज अ काइंड ऑफ सेंस मेकिंग कह सकते हैं। मैंने आपको सेंस मेकिंग भी कई जगह पढ़ाया है, कार्ल वाइक का। सो एक सोशल सेंस मेकिंग है, कैसे एक कम्युनिटी जो है सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करती है, और कैसे वो रियलाइज करती है उन चीजों को अपने डे टू डे लाइफ में, सोशल नॉर्म को पहले इन्विजन करना और फिर रियलाइज करना। सो दिस इज सोशल इमेजिनरी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कुछ न कुछ तो एग्जाम में लिखने के लिए। अब ये कहना है चार्ल्स टेलर का कि जो मॉडर्निटी है, पर्टिकुलरली यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, वो प्रोफाउंड चेंज है सोशल इमेजिनरी, एक तरह का म्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल इमेजिनरी इतना ज्यादा फंडामेंटली चेंज कर गया 17 से 20th सेंचुरी में कि उसको हम मॉडर्न एज कहने लगे। वो इतना ज्यादा बिग डिपार्चर था सोशल इमेजिनरी में। So modernity entails matlab it tells it denotes modernity denotes profound transformation of the social imaginary in Western societies and of the world in which we live. It happened through long process of change in social practices and associated understanding of moral order. हमने आपको बताया कि कैसे ये स्टार्ट रिनेसा से हुई, और फिर उसके बाद प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, इसको रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कहते हैं। इन सारे प्रोसेसेस से मॉडर्निटी की जो है डिस्कोर्स बनी, और वो सोशल इमेजिनरी चेंज हुई, लॉन्ग कोर्स। इट वाज थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस हमेशा इंटरेक्ट करते रहे। कैसे? इन मेकिंग सेंस ऑफ द एक्शन, जो आप कर रहे हैं जिसको प्रैक्टिस कहते हैं, उस एक्शन को सेंस मेक आप करते हैं थ्योरी से, और वो जो है द थ्योरी इज गिवन ए पर्टिकुलर शेप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रैक्टिसेस, और थ्योरी को आप जब रियलाइज करते हैं प्रैक्टिस में, तो वो जिंदा हो उठती है, लेकिन वो डिफरेंट वे में जो थ्योरी में लिखी होती है। और जो न्यू, जैसे कि लॉक का जो लिबरलिज्म का है कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट है या नेचुरल राइट है, उसको देखिए अमेरिका ने कैसे उसको प्रैक्टिस में लाया। वहां पे उन्होंने लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कर दिया। वहां पे जो है वो किस तरह से वो चेंज होती है, तो वो देखिए कैसे थ्योरी जो है वो हमारे प्रैक्टिस को मायने देती है। And the new practices with implicit understanding it generates can be the basis of for the modification of the theory। और थ्योरी भी बदलती है जब प्रैक्टिसेस को देखती है चेंज होते हुए, तो थ्योरी खुद अपने को जो है रिवीजन करती है, और वो नए फॉर्म में जो है सामने आती है, विच इन टर्न कैन इन्फ्लेक्ट प्रैक्टिस एंड सो ऑन। तो दोनों जो है एक दूसरे को, थ्योरी प्रैक्टिस को और प्रैक्टिस थ्योरी को जो है एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और ये एक साइक्लिक चेन में जो है आगे बढ़ती है। इससे सोशल इमेजिनरी चेंज होती है। एक और वो लाते हैं एक वेरिएबल, वो कहते हैं कि जो मोरल ऑर्डर है वो मॉडर्निटी में बदल गई। तो मोरल ऑर्डर क्या है? मतलब कि जो हम सोसाइटी में जीते हैं उसका मोरल फैब्रिक क्या है, वो कैसे बदली। इनका कहना है कि चार जो है मोरल ऑर्डर को हम मॉडर्निटी से जोड़ सकते हैं। एक है कि लोगों में ये विश्वास आया कि इंडिविजुअल अपने से कुछ नहीं कर सकता है, उसको अपने वजूद को रियलाइज करने के लिए दूसरे इंडिविजुअल से कोऑपरेट करना है, और वहां पे म्यूचुअल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट आया। मतलब ऑफ कोर्स ये सब यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब कि दो लोग मिल करके 2 और 2 11 हो रहे हैं, लाइक दिस म्यूचुअल बेनिफिट। सेकंड आया द बेनिफिट क्रूशियली इंक्लूड लाइफ एंड द मींस टू लिव। तो ये जो बेनिफिट क्या है, मतलब आपका लाइफ सिक्योर रहेगा, तुम मेरे जान को हानि मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारे लाइफ को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे आगे बढ़ करके तुम मेरे प्रॉपर्टी की रक्षा करो, मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी का ओनर रक्षा करूंगा। तुम मेरे साथ मिलकर के ट्रेड करो, मैं तुम्हें कुछ देता हूं, तुम मुझे कुछ दो, लाइक दिस गिव एंड टेक। हाउएवर सिक्योरिंग दिस रिलेट्स टू द प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू। लेकिन ये ऐसा ही केवल ये स्वार्थ का रिलेशन नहीं बना, इसका जो आधार था वो एक वर्च्यू भी बना। और वो वर्च्यू जो है बहुत सारे ट्रांसडेंटल नॉर्म से आए जो अदर वर्ल्डली थे। मतलब जो जैसे कि आप कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजिबल वर्ल्ड जो प्लेटो का है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वर्ल्ड ऑफ बीइंग,
या वहां से आए ट्रांसडेंटल। आप याद कीजिए कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जो कांत कहते हैं वो कहां से आता है, रैशनल, इस वर्ल्ड का नहीं है, लेकिन हम इस वर्ल्ड के प्रैक्टिस में उस वर्चू को अपना सकते हैं। थर्ड जो है मोरल ऑर्डर जो का जो कंपोनेंट है वो है कि फ्रीडम बिकेम द प्राइम गोल ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ एंड फाइंड्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ राइट्स। और वो होगा तब जब आपको राइट सुनिश्चित सुनिश्चित रहेगा। लॉक का आप याद कीजिए, दिस फ्रीडम एंड म्यूचुअल बेनिफिट इज टू बी सिक्योर टू ऑल पार्टिसिपेंट इक्वली। एंड नॉर्म फिर फ्रीडम और राइट्स के बाद क्या है, जब म्यूचुअल बेनिफिट होगा तो आपको दूसरे को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। तो समाज में इक्वलिटी को जो है आपको इसेंस मानना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कैसे जो है फ्रीडम, राइट्स, इक्वलिटी एंड ऑफ कोर्स ये सब जस्ट होगा क्योंकि ये वर्चुअस है, नॉर्म है। तो ये जो नॉर्म कैसे डेवलप किए हैं, जो मोरल ऑर्डर, ये जो चार जो पिलर हैं, जस्टिस, फ्रीडम या लिबर्टी, राइट्स एंड इक्वलिटी, इसका जो बेस है वो मिल करके मॉडर्न या मॉडर्निटी को जन्म देता है, मॉडर्न मोरल ऑर्डर को चार्ल्स टेलर कहते हैं। अब ये कहते हैं कि जो, आइए सोशल इमेजिनरी पे फिर से लौट के, जो मॉडर्न सोशल इमेजिनरी क्या बदल गई, उसमें चार कंपोनेंट आए जो बिल्कुल अलग थे या बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट थे पहले से, जो मॉडर्निटी को डिफाइन करती है। फर्स्ट है कि सोसाइटी में इकोनॉमी की प्राइमेसी आ गई, इतनी ज्यादा आ गई कि सोसाइटी को इकोनॉमी माना जाने लगा, ये हुआ। सेकेंड ये हुआ, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी जस्ट आपको नाम बता रहे हैं। सेकेंड हुआ कि पब्लिक स्फीयर उभर करके आया जो कि पॉलिटिकल लाइफ से सेपरेट था। ये था पब्लिक लेकिन जो पॉलिटिकल पावर से अलग, लेकिन पॉलिटिकल पावर को कंटेन करने वाला, जिसके सामने पॉलिटिकल पावर भी नतमस्तक है। ये पब्लिक स्फीयर है, पब्लिक ओपिनियन है मॉडर्न टाइम में, जो अभी भी है। मीडिया और जो डिस्कोर्स बनती है सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर, आर्टिकल एंड सोशल मूवमेंट, वो पब्लिक स्फीयर। थर्ड जो है पॉलिटी इन द नेम ऑफ द पीपल का इन्वेंशन हुआ। ये नहीं कि डिवाइन राइट है राजा को और वो प्रजा है, नो, राजा या रूलर जो है वो पीपल के नाम पे शासन कर रहा है, उसका कॉन्सेंट है तभी वो लेजिटिमेट है। और पीपल को अपना पावर है अपने खुद को सेल्फ रूल करने का, वो चाहे तो आपको जो है डेलीगेट कर सकती है पावर रूल करने का। वो द पीपल जो है वो प्री पॉलिटिकल हैं, लॉक के शब्दों में कहें तो स्टेट ऑफ नेचर, वो अपने को मैनेज कर सकते हैं, वो इकोनॉमी के थ्रू अपने को फ्लोरिश कर सकते हैं। पीपल जो है वो सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्टेट बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और सॉवरेनिटी जो है पीपल में निहित होती है। ये मॉडर्निटी का थर्ड इमेजिनरी, सोशल इमेजिनरी में घुसा। और फोर्थ जो है वो ये कहते हैं, उसको हम जोड़ सकते हैं, ऑफ कोर्स तो तीन ही है, कि जो डिस्कोर्स ऑफ राइट बना, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, वो भी जो है एक सोशल इमेजिनरी में अब इंटीग्रल पार्ट बन गया। अब एक एक करके यदि इसको हम देखने की कोशिश करें तो आइए फर्स्ट जो पिलर है सोशल इमेजिनरी की कंपोनेंट जिसने कि बदल दिया और वो मॉडर्निटी को लाया, वो है प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमी इन सोशल लाइफ। It became the prime mover of modern social imaginary. It was the biggest expression of order of mutual benefit realized in trade, commerce, private property and contract. आप हेगल को याद कीजिए, मैंने कहा है वहां पे वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको वजूद देता है, आपको आपको वो बनाता है जो आप हैं, अपना रिफ्लेक्शन आप देखते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस वो देते हैं। लॉक को याद कीजिए, उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तरह का लाइफ का एक्सटेंशन है, वो आपके जीवन का एक पार्ट है। इतना ज्यादा वैल्यू जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को दी गई। और फिर जो आप उससे ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और वेल्थ जनरेट करते हैं, उसको प्रोटेस्टेंट इथिक्स में बहुत वैल्यू दी गई, उसको वर्चुअस माना गया, जिसको कि वेबर ने कहा कि प्रोटेस्टेंट इथिक ने कैपिटलिज्म को लाया। पहले जो है कैथोलिसिज्म में उसको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, वेल्थ क्रिएट करना एक सिन माना जाता था, वो चेंज हुई, उससे इकोनॉमी को प्राइमेसी मिली। ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इवेंचुअली केम टू बी सीन एज ए कलेक्टिव गोल ऑफ सोसाइटी। बदल गया, अब वेल्दी होना अच्छा हो गया, वेल्थ क्रिएट करना वर्च्यू हो गया, वो पाप नहीं है। मोर ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस प्रमोट करता है पीस को, तो आपका पीसफुल लाइफ, सोशल हार्मनी भी जुड़ गया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, डिपेंडेंस होगा, तो आप लड़ाई नहीं करोगे, जिसको बोलते हैं हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। सो मनी मेकिंग सर्व्स आवर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट कैन चेक द एंड कंट्रोल पैशन। अभी भी देखिए दुनिया में जो है
वॉर यूक्रेन रसिया का हो रहा है, बहुत सारा इकोनॉमी के चलते ही वो फैल नहीं रहा है, डर के मारे कि मतलब यदि फैलेगा तो पूरे दुनिया को उससे घाटा है। तो इकोनॉमिक जो है, रसिया के तेल और गैस पे बंदिश लगाना इसलिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि उससे इकोनॉमी आहत होती है। तो इसके ये रोकता है वॉर के टेंडेंसी को, बुलिंग के टेंडेंसी को, जिसको कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट में बार बार कह रहा हूं। कांत का परपेचुअल पीस थ्योरी याद कीजिए, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे नेशन रिपब्लिक बनता है, जैसे जैसे एक तरह का कॉम्प्लेक्स तो नहीं लेकिन इंटरडिपेंडेंस आता है उनके प्रोडक्शंस में, और जिस तरह से वो एक सिटीजन जो होते हैं रिपब्लिक के, वो टैक्स पेयर होते हैं, वो इकोनॉमिक लाइफ को प्रेशर देते हैं, और उनके पब्लिक ओपिनियन में वॉर बहुत नीचे होता है, शांति ऊपर होती है, तो रिपब्लिक जो है वॉर का रिकोर्स नहीं लेंगे, झगड़े को सुलझाने के लिए बातचीत से करेंगे और परपेचुअल पीस होगी। तो कांत ने इसके बेसिस पे परपेचुअल पीस दिया, और यही लिबरलिज्म की भी थ्योरी है, बाद में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की भी थ्योरी इसी बात को कहती है कि यदि फंक्शनल इंटीग्रेशन हो, डेविड मैटरनी ने कहा है कि मतलब ये सब का इसेंस एक ही है कि ट्रेड, कॉमर्स, एक्सचेंज जो है एक तरह का इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस लाती है, म्यूचुअल बेनिफिट लाती है, और वो शांति को प्रमोट करती है। ऑल दिस फैक्टर हेल्प एक्सप्लेन द ग्रेजुअल प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमीज टू इट्स सेंट्रल प्लेस। और इकोनॉमी जो है वो सेंट्रल प्लेस बन गई, मतलब मॉडर्निटी का एक क्रक्स, एक मेन इसेंस। सो सोशल इमेजिनरी ऑफ सोसाइटी एज इकोनॉमी, सोसाइटी को ही इकोनॉमी माने जाने लगा। एन इंटरलॉकिंग सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन which form a system with its own law and dynamic, separate from the political life state। और यहीं से जो है नोशन शुरू हुआ सिविल सोसाइटी का। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, लिबरल ट्रेडिशन में जब इकोनॉमी और सोसाइटी एक हुए तो इकोनॉमिक डोमेन को जो है वो स्टेट से अलग किए जाने की बात होने लगी। ये पॉलिटिकल लाइफ से अलग होना चाहिए, इसका अलग डायनेमिक्स है। यहाँ मार्केट की इनविजिबल हैंड चलती है, यहाँ पॉलिटिकल पावर नहीं चलता है। और ये कहीं ना कहीं हेगल ने भी इसको अलग किया, लेकिन अलग ढंग से। लेकिन लिबरल थॉट में जो है मॉन्टेक्स ने अलग किया, टॉकवेल ने अलग किया, अलग अलग ढंग से। हमने आपको बताया कि लॉकियन ट्रेडिशन कैसे अलग था मॉन्टेस्किन। लेकिन मेन इसेंस ये है कि सिविल सोसाइटी की परिकल्पना इस पे बेस्ड थी कि सोसाइटी एज इकोनॉमी, और वो डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ। सेकंड जो पिलर है या कंपोनेंट है सोशल इमेजिनरी का, जिसने कि मॉडर्निटी को जन्म दिया, वो है पब्लिक स्फेयर। पब्लिक स्फेयर, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि एक तरह का वो स्पेस है जो पॉलिटिकल नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स के बाहर है, एक्स्ट्रा पॉलिटिकल है, सेकुलर है, मतलब ये चर्च से नहीं आता, ये कोई डॉगमा से नहीं आता, ये गॉड या रिलीजन से नहीं आता, ये रीजन रैशनलिटी पे बेस्ड जो डिस्कोर्स होते हैं, डेलिब्रेशन होते हैं, डिबेट होते हैं, स्पीच होते हैं, उससे उभरता है। ये मेटा टॉपिकल है। मेटा टॉपिकल चार्ल्स टेलर एक्सप्लेन करते हैं। मेटा टॉपिकल मतलब क्या होता है, जो आज कल जो हो रही है उस पे चर्चा। नो, इससे ये ट्रांसेंड करती है। ये कल जो हो रही थी उस पे भी चर्चा है, आज जो हो रही इस पे चर्चा, और कल क्या होने वाला है इस पे चर्चा है, एक तरह का फ्यूचर प्रेडिक्शन भी। तो ये एक मेटा टॉपिकल है। मेटा मतलब उससे परे होकर के, सो उससे ऊपर होकर के। सो टॉपिकल ना होकर मेटा टॉपिकल स्पेस है, इन विच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कुड एक्सचेंज आइडियाज एंड कम टू एन कॉमन माइंड। और ये एक कॉमन माइंड बनाता है, कॉमन कॉन्शियसनेस बनाता है। जैसे अभी आप देखिए इंडिया में कश्मीर फाइल को लेकर के, तो आप समझ जाएंगे पब्लिक स्फेयर क्या होती है और उसका क्या असर होता है। कितनी डिबेट हो रही है उसमें से, सारी डिबेट आप देखिए कोई रिलीजन से नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स उसमें रिलीजियस टिंज हो सकता है, लेकिन वो फॉर एंड अगेंस्ट जो भी हो रही है वो रीजन रैशनलिटी पे हो रही है, डिबेट स्पीच हो रही है। उससे एक कॉमन कॉन्सियसनेस या कॉमन माइंड बनेगा इस इशू पे कि कश्मीरी पंडित का पलायन जो हुआ उसका क्या होना चाहिए, उसका ट्रूथ क्या है। ये है पब्लिक स्फेयर, और उसको जो है नतमस्तक होती है, पॉलिटिकल पावर उसके सामने सर झुकाती है। तो पब्लिक स्फेयर वॉज ए म्यूटेशन ऑफ द सोशल इमेजिनरी, मतलब सोशल इमेजिनरी को जो कंस्टिट्यूट करता है वो भी पब्लिक स्फेयर है। पब्लिक स्फेयर से ही, इसीलिए कई जैसे बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं कि प्रिंट कैपिटलिज्म, मतलब कि जो प्रिंटिंग प्रेस जब आई उससे ऐसा प्रोलिफरेट किया ये पब्लिक स्फेयर। पहले जो है बहुत मुश्किल था कि बिना एक दूसरे को हॉल में मिले हुए आप कैसे पब्लिक स्फेयर जनरेट करेंगे, पब्लिक ओपिनियन। अब बिना एक दूसरे को देखे हुए आप किताबों और मैगजीन और पैम्पलेट के सर्कुलेशन से आप पब्लिक ओपिनियन बना सकते हो। और अब तो और आसान है, ट्विटर पे बना सकते हैं आप, फेसबुक पे बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे बना सकते हैं, यूट्यूब पे बना सकते हैं। अब तो और सोशल मीडिया और इंटरनेट ने इसको फैला दिया है और इम्पर्सनल बना दिया है, एक तरह का इनविजिबल बना दिया है इस पब्लिक स्पेस को। और पब्लिक स्फेयर जो है ग्लोबल हो चुका है, ना कि डोमेस्टिक।
फीचर यदि इसकी देखें तो ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटी है, ये लेजिटिमेसी देता है क्योंकि जो यहाँ पे बनती है वो कॉन्सेंट होता है और उसको पॉलिटिकल पावर को सर झुकाना होता है। ये इट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ पावर, ये पॉलिटिकल पावर का एक्सरसाइज नहीं है, ये बेसिकली रैशनल डिस्कोर्स है बेस्ड ऑन रीजन एंड डिसएंगेज फ्रॉम पार्टीजन स्पिरिट। ऑफ कोर्स इसमें पार्टीजन स्पिरिट आती हैं जैसे भी कश्मीरी फाइल में, लेकिन मोर और लेस ये जो है डिस्कोर्स बेस्ड ऑन रीजन रैशनलिटी है। ये सेकुलर है जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई जो है चर्च से या मंदिर से मस्जिद से वहां से वो नहीं आती है वो थॉट जिसपे कि ये पहले जैसे होता था, ये जो है बनती है सेकुलर जोन में, ये बनती है रीजन रैशनलिटी से, जो आपका ओन इसेंस है सोचने की, उस ताकत से आप सोचते हैं जो कि रैशनल बेसिस उसका है, ना कि कोई डॉगमेटिक बेसिस है। सो इट इज एन एजेंसी ग्राउंडेड प्योरली ऑन इट्स कॉमन एक्शन, और मिल करके जो आप मतलब ये कॉमनलिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप कंसेंसस पे अराइव करते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ रूसो का जनरल विल जैसा आप सोच सकते हैं। दिस इज इसको जो है सेकुलर बनाता है। इट वाज ए काइंड ऑफ चेक ऑन पॉलिटिकल कोअर्सिव पावर, और जैसा मैंने बताया कि पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक स्फेयर जो है वो पॉलिटिकल पावर को चेक करती है, जिसको चार्ल्स कहते हैं कि इसका एम्फीवियस काइंड ऑफ नेचर होता है, ये पॉलिटिक्स के बाहर होते हुए भी पॉलिटिक्स के और पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट करने में सक्षम होती है, पब्लिक स्फेयर एंड पब्लिक ओपिनियन। थर्ड पिलर जो मॉडर्न सोशल इमेजिनरी का है चार्ल्स टेलर के अनुसार, वो है पॉलिटी रूल्ड इन द नेम ऑफ पीपल और बाय द पीपल। आप याद कीजिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं वी द पीपल गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल गिव आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉपुलर सॉवरेनिटी, पीपल के नेम पे शासन। सो आइडिया ऑफ प्री पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर ये लॉक से निकला। लॉक ने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर में जो पीपल हैं वो सोशल हैं, वो अपना इकोनॉमी मैनेज कर सकते हैं बिना किसी स्टेट स्ट्रक्चर के या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के, और वो कैपेबल हैं अपने को अपना खुद का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने को। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे स्टेट बनाते हैं, उससे गवर्नमेंट बनाते हैं, और उस गवर्नमेंट को भंग कर सकते हैं, इवन स्टेट को भंग कर सकते हैं। सो पीपल वो इसेंस है, सॉवरेनिटी उसमें लाई करती है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसका क्रिएशन है पीपल का, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेजिटिमेसी मिलती है पीपल के कॉन्सेंट से, और पीपल सुप्रीम है ना कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसको वो चेंज कर सकती है। यही कॉन्सेप्ट है बी द पीपल का। पीपल मे सेल्फ गवर्न देम, गांधी को याद कीजिए, दे कैन फॉर देयर ओन, दे कैन हैव देयर ओन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसको कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा गया मॉडर्न टाइम में। द मॉडर्न स्टेट आर रन इन द नेम ऑफ द पीपल, उनके कॉन्सेप्ट से चलता है। Linked to the notion of popular sovereignty, the society in which we live is not just the political structure order, we also belong to civil society। यहाँ भी कि हमारा जो लाइफ है वो केवल पॉलिटिकल लाइफ नहीं है, उससे हट करके हमारा अपना ओन नॉन पॉलिटिकल स्फेयर है लाइफ का, जो सिविल सोसाइटी है, जो 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 कि मैंने अभी बताया कि इकोनॉमी से निकला, अब तो वो उसमें मार्केट को भी अलग कर दिया गया है। लिंक टू द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया, मोस्ट नोटेबली द डिमांड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मोरल ऑटोनॉमी, ये इसका पार्ट बन गया। पीपल वो हैं जो इंडिविजुअल को फ्रीडम देते हैं, उसकी अपनी मोरल ऑटोनॉमी है इंडिविजुअल की, और सोशल भी, मतलब ग्रुप की भी ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल की भी। दिस सेंस ऑफ द मॉडर्न एज as one that gives a crucial place to the non-political was articulated अर्ली बाय बेंजामिन कॉन्स्टेंट। मैंने आपको पढ़ाया है कैसे उन्होंने कहा कि एंशियंट टाइम में सिंपली ये था कि पीपल को रिपब्लिकन फ्रीडम चाहिए था, कि हमारा अपना स्टेट हो, हम खुद रूल करें। उस समय में इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में मॉडर्न जो लिबर्टी है उसका कॉन्सेप्ट बदल गया। हमको केवल पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, हमको सिविल राइट्स भी चाहिए, हमको इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी चाहिए, और बाद में अब तो और बदल गया कि हमको इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी चाहिए, और अब तो इन्वायरमेंटल एंड मेनी अदर काइंड ऑफ जस्टिस। तो ये एक जो है पीपल कैसे जो है प्राइमेसी आया इंस्टीड ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग एंड स्टेट, ये मॉडर्निटी को जन्म दिया। एंड फोर्थ डायमेंशन ये कहते हैं कि राइट्स का जो प्रोलिफरेशन है, नेचुरल राइट डॉक्ट्राइन से शुरू होती है, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, और वो बदल जाती है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट में, यूनाइटेड नेशन का यूडीएचआर याद कीजिए, और तमाम तरह के राइट्स जो हैं, वुमेन की राइट और बच्चों का राइट, डिसेबल जो पीपल हैं उनके राइट्स, एबोरिजिनल के राइट, इंडिजिनस पीपल जो हैं उनके राइट्स, एंड इन्वायरमेंटल राइट्स एंड ऑल काइंड ऑफ राइट्स। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है 6-7 तरह के राइट्स जो है पिछले 70 सालों में कोर्ट ने, लेटेस्ट राइट टू प्राइवेसी है, उसके पहले राइट टू शेल्टर, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर, कैसे राइट्स टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, कैसे प्रोलिफरेशन हुआ है राइट का, और वो भी पिलर बन गया हमारे सोशल इमेजिनरी का। मतलब
कि अब सोशल इमेजिनरी मॉडर्न काल में ये है कि राइट्स जो हैं वो हमारा बिल्कुल अधिकार है। इस तरह के राइट्स और इंडिविजुअल के मोरल डेवलपमेंट के लिए, उसके फ्लरिशमेंट के लिए राइट जो है एक तरह का ट्रम्प है, ट्रम्प कार्ड है, वो हमें मिलना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम द पीपुल के इक्वल मेंबर हैं और पीपुल में सॉवरेंटी है। स्टेट और राजा वो हमने क्रिएट किया है हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमें फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए और राइट्स चाहिए। ये मॉडर्न सोशल इमेजिनरी का पार्ट बना। अब हम लोग जो है आते हैं ए रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, जो सुदीप्ता कविराज की इसी नेम के आर्टिकल पे बेस्ड है। ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में ये स्टडी करते हैं मॉडर्निटी को। इनका जो जिस्ट है वो अभी हम लोग पहले समझेंगे। तो जिस्ट जो कविराज के आर्गुमेंट का है वो ये है कि कोलोनाइजेशन के प्रोसेस से जो वेस्टर्न मॉडर्निटी, जो अभी हम लोग ने सोशल इमेजिनरी के चेंजेस देखा चार्ल्स टेलर का, ऑफ कोर्स वो वेस्टर्न था, वो उसकी जो टेम्पलेट थी मॉडर्निटी की, वो ट्रांसपोर्ट हुआ डिफरेंट कल्चर में थर्ड वर्ल्ड के, एशिया, अफ्रीका, इवन लैटिन अमेरिका, ईस्ट एशिया एंड ऑल। बट ड्यू टू 4 फिनोमेना और 4 फैक्टर, वो 4 फैक्टर कहते हैं। एक है कि इनिशियल कंडीशन डिफरेंट होना, सीक्वेंसिंग इफेक्ट, मतलब पहले कौन सा मॉडर्निटी का इवेंट हुआ, बाद में कौन हुआ, वो इम्प्रोवाइजेशन, जब भी आप जब जब नए प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं तो पिछली प्रैक्टिस को सीधा ऑब्लिटरेट नहीं कर देते, मिटा नहीं देते, उसको इम्प्रोवाइज होती है, वो उस वे में जो है वो प्रैक्टिस बदल जाती है, इम्प्रोवाइजेशन होती है। और रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी मतलब आप क्रिटिकली जो है अपने समाज, अपने प्रैक्टिसेस को भी क्रिटिकली एसेस करते हैं, और जो वेस्टर्न मॉडर्निटी है उसको भी क्रिटिकली एसेस करते हैं, सीधा उसको आंख मूंद के कॉपी नहीं करते हैं। तो ये जो 4 फिनोमेना, वो कहते हैं ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन इन मेजर 4 फिनोमेना से जो मॉडर्निटी है, कविराज का कहना है, इट अनफोल्डेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट कल्चर्स। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडर्निटी का जो रास्ता था, जो ट्रेजेक्ट्री थी अनफोल्ड होने की, या रास्ता था, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट हुआ, बेसिकली ये कहना चाहते हैं। एंड दिस डाइवर्जिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मॉडर्निटी इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी फोल्डेड बैक इनटू रिकॉग्नाइजेबल वेस्टर्न पैटर्न। आप उसको ऐसे बैक जा करके जो है इंडियन मॉडर्निटी को आप यूरोपियन मॉडर्निटी जैसा नहीं पा सकते हैं कि यूरोपियन मॉडर्निटी ऐसा था, इंडिया में ऐसे अनफोल्ड किया, यदि इसको फोल्डिंग बैक कर दे तो यूरोपियन मॉडर्निटी, नो, ऐसा नहीं होगा। इट इज वेरी डिफरेंट। यदि आप इंडियन मॉडर्निटी को फोल्ड करें तो एक अलग ही टाइप की मॉडर्निटी दिखेगी, या अलग टाइप की आपको प्री मॉडर्न प्रैक्टिसेस दिखेगी। डिफरेंट कल्चर्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू इनविजन देयर फ्यूचर बाय कैरिंग फॉरवर्ड द वेस्टर्न पास्ट। मतलब आप यदि ये मान के चलें कि हमने वेस्टर्न मॉडर्निटी को कॉपी पेस्ट कर लिया इंडिया अफ्रीका में, तो इसका मतलब है कि हम अपना फ्यूचर जो है वो यूरोपियन पास्ट को ट्रेवर्स कर रहे हैं। मतलब हम वही कर रहे हैं जो यूरोप ने 100 साल 150 साल पहले किया, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी था। नहीं नहीं, कविराज कहते हैं ऐसा नहीं होता है। हम अपनी फ्यूचर खुद गढ़ रहे हैं। हमने मॉडर्निटी को अपनाया, ऑफ कोर्स हम पे, हमारे ऊपर मॉडर्निटी जो है वो थोपा गया, लेकिन हमने उसको इन 4 फैक्टर के चलते एक अलग तरीके से अपने यहाँ अपनाया, अनफोल्ड हुआ, और एक डिफरेंट मॉडर्निटी है, और हम अपना फ्यूचर अपने तरीके से गढ़ रहे हैं। इसका कई एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। So he says that to study modernity in non-European culture societies like India, a paradigmatic shift, जो कुन ने कहा था, कुन ने क्या कहा था कि देखिए, उन्होंने ये कहा था कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन तब आता है जब पैराडाइम जो है चेंज हो जाता है। पैराडाइम जो है एक तरह का, मैंने कई बार आपको बताया, एक एक बड़ा सा एक बाउंड्री है, घेरा है, जिसमें कुछ रूल, नॉर्म सैक्रोसैंक्ट माने जाते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ जो तरीके होते हैं रिसर्च का, वो सबको गिवन माना जाता है। उसके अंदर में ही जो है डिफरेंट लोग रिसर्च करते हैं। तो इनका कहना है कि यदि आप वेस्टर्न मॉडर्निटी के अप्रोच से आप नॉन वेस्टर्न सोसाइटी के मॉडर्निटी को स्टडी नहीं कर सकते हैं, वो एक बाउंड्री फॉल्ट है। मतलब वहां पे आके आपको पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, एक अलग पैराडाइम बनाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द मॉडर्निटी इन इंडिया, अफ्रीका एंड अदर नॉन यूरोपियन नेशन, ये कहते हैं। अब यदि 4 फैक्टर को हम जल्दी से देखें, तो फर्स्ट वो कहते हैं कि फैक्टर जिसके चलते कि मॉडर्निटी अलग ढंग से अनफोल्ड हुआ, वो है इनिशियल कंडीशन का डिफरेंट होना डिफरेंट कल्चर में। इनिशियल कंडीशन क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि सेकुलरिज्म को लीजिए। मॉडर्न वर्ल्ड में सेकुलरिज्म का इनिशियल, मॉडर्न वर्ल्ड यदि हम यूरोपियन को माने तो सेकुलरिज्म का कंडीशन क्या था? पहले ही वहां 15-16 सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हो गया था। वहां पे रिलीजन एक तरह का यूनिफॉर्म हो चुका था, एक कंट्री में एक रिलीजन। इसी बेसिस पे तो वेस्टफैलियन ट्रीटी हुई थी कि ओन किंग ओन रिलीजन। तो वहां पे रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी थी,
और वहां सेकुलरिज्म का मतलब था चर्च से स्टेट का सेपरेशन, जो बहुत पहले हो चुका था। इवन सेकुलर स्टेट जो है वो मैकियावेली सबके टाइम से हो चुका था। तो जो हमारा इकोनॉमिक लाइफ है, जो हमारा सोशल लाइफ है, उसमें रिलीजियन को प्राइवेट मान लेना, पब्लिक से हटा देना, वो था इनिशियल कंडीशन। इस टाइप का था, मतलब रिलीजियस होमोजेनिटी, ऑलरेडी चर्च और स्टेट का अलग हो जाना, सेकुलर स्टेट बहुत डीप इंट्रेंस्ड हो जाना, उसके बीच में जो है पॉलिटिकल सेकुलरिज्म आई। अभी इंडिया में देखिए इनिशियल कंडीशन क्या था, डीप डाइवर्सिटी, डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी, कोई रिफॉर्म मूवमेंट नहीं हुई है, हर रिलीजन अलग अलग ढंग से अपने को फॉलो कर रहा है, और उसमें ऑल ऑफ ए सडन आपने वेस्टर्न जो है सेकुलरिज्म को अपनाने की कोशिश की। उसके चलते आज तक अभी जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम इंडियन डिस्कोर्स में है कि ये सेकुलरिज्म है क्या, इसको किस ढंग से अपनाना चाहिए, और इस पे कितने ही थेसिस हुई हैं, और मैंने एक लिंक भी दिया है, आप इस लिंक पे देखिए, मैंने जो इंडियन सेकुलरिज्म पे बनाया है। तो इनिशियल कंडीशन अलग होने के चलते इंडिया में जो सेकुलरिज्म जो अनफोल्ड हुई, बहुत अलग ढंग से अनफोल्ड हुई। इट वाज नॉट द सेम सेकुलरिज्म जो यूरोप में हो सकती, बिकॉज हमारे इनिशियल कंडीशन अलग थे। तो एक तरह का ये पाथ डिपेंडेंसी देता है। पाथ डिपेंडेंसी का फिनोमेना क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है कि एक बार जो आपके यहाँ जो इनिशियल कंडीशन डिफरेंट होने के चलते जो आप डिफरेंट डिसीजन हिस्ट्री में लेते हैं, उसका असर आगे आने वाले डिसीजन पे पड़ता है। आप एक बार यदि दो रास्ते हैं, यदि आपने यहाँ से दो रास्ता डाइवर्स कर रहा है, यदि आपने ये रास्ता चुन लिया, तो फिर इस रास्ते को कैसे अपना सकते हैं, ये आपका पाथ ही अलग हो जाता है। So, initial historical condition in which processes of modernity begin to work would impart to these processes and institutions specific qualities and form. जो आपके यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस थे, जिसके ऊपर आपने मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाया, वो एक अलग ही रंग देता है मॉडर्निटी को। आप याद कीजिए फ्रेडरिक्स क्या कहते हैं, कैसे वो फॉर्मलिज्म कहते हैं, कैसे वो ओवरलैप की कंडीशन बताते हैं, कैसे रिचुअलिज्म बताते हैं, कैसे वो साला मॉडल याद कीजिए, वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इनिशियल कंडीशन डिफरेंट होने के चलते एक अलग ढंग की मॉडर्निटी आपके यहाँ बनती है। द अनफोल्डिंग मॉडर्निटी हैज इम्प्रिंट ऑफ दीज इनिशियल कंडीशन, वो मिटता नहीं है। हेगल का जो कॉन्सेप्ट है थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, वो थेसिस मिटता नहीं, वो एंटीथेसिस और थेसिस मिल करके सिंथेसिस में होते हैं, कहीं वो मिटता नहीं है, वो ऑब्लिटरेट नहीं होता। इनिशियल कंडीशन आपके इंस्टीट्यूशन में मुगलिया जो है अभी भी दिखता है, आप खोज सकते हैं उसमें। आपका वो कभी वो नहीं बनेगा जो कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से यूरोप में बना है, भले पार्लियामेंट देखने में सेम लगे, लेकिन उसमें इम्प्रिंट आपको अभी भी राजा महाराजाओं का मिल जाएगा। The newness of modern practice is worked upon the material and memories of the old. New practices is not written upon a clean slate. Clean slate नहीं होता है। आप बहुत ही क्यूरियसली आप देख सकते हैं कि इंडिया में 1940s में 50s में लोग कोट टाई जो पहन रहे हैं, बॉल डांस कर रहे हैं, आप बॉलीवुड मूवी देखिए, आप सोचेंगे कि कैसे, क्या ये मॉडर्निटी सेम है जो यूरोप में हुई है, क्या वो अमेरिका में हुई है? आप खोज सकते हैं जो कविराज कह रहे हैं। द प्रीवियस प्रैक्टिस एग्जिस्टिंग विद इन द न्यूअर एंड एज मेमोरी, मेमोरी के रूप में वो जो है पुराने प्रैक्टिसेस मौजूद रहते हैं नए प्रैक्टिसेस में, और उसके सबस्टेंशियली उसके ऑपरेशन को बदल देते हैं, फ्रेडरिक्स जो कहते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। ट्रांसलेशन इफेक्ट होता है, आप यदि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें या इंग्लिश हिंदी को इंग्लिश में, क्या आप वो मूल भावना ट्रांसलेट कर पाते हैं? आज तक जो है वो हेगल के थॉट को कि रैशनल इज रियल, रियल इज रैशनल, कोई नहीं कर पाया है। यूडोमोनिया का हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ट्रांसलेशन इफेक्ट होता है। आप यदि वेस्टर्न प्रैक्टिस को ट्रांसलेट करेंगे इंडियन सिचुएशन में, तो इनिशियल कंडीशन के चलते उसका इसेंस पूरा बदल जाएगा। तो ये सारी चीज में ये YouTube वीडियो देख लीजिएगा, खास करके राजीव भार्गवा का आप देख लीजिएगा, और उसके YouTube पे काफी उनके वक्तव्य हैं कि सोशल इमेजिनरी कैसे इंडिया में अलग रही है सेकुलरिज्म की, उससे इंडियन सेकुलरिज्म कैसे अलग है। बहुत आपके लिए पर्टिनेंट है इस लेक्चर के लिए, सुन लीजिएगा उनको। सेकेंड जो है वो ये कहते हैं कि सीक्वेंसिंग इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट प्रोसेसेस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न में क्या था, पहले रिनेसा हुई, उसके बाद प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सब चर्च स्टेट अलग हुआ एंड ऑल, रीजन मतलब इनलाइटनमेंट के टाइम में रीजन रैशनलिटी की, ये एक सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था। क्या आपको लगता है सेम सीक्वेंस पूरे वर्ल्ड में इस तरह से रही? क्या इंडिया में जो है कोई रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुई, कोई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, कोई रीजन रैशनलिटी आई, कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? हमने क्या किया, एक ही साथ ऑल ऑफ ए सडन 1947 में डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म सब एक साथ अपना लिया, तो उससे पूरी गड़मड़ हो जाती है। कई जैसे कि कविराज कहते हैं बहुत एग्जाम्पल दे करके कि इंग्लैंड एंड अदर जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उसमें जो कैपिटलिज्म जब आई,
16 सेंचुरी से जब वो उदय हुआ, उस समय वहां पे ऑथोरिटेरियन स्टेट था। इनका कहना है कि कैपिटलिज्म के उदय के लिए ऑथोरिटेरियनिज्म ज्यादा जरूरी है, और बाद में जब वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रेरियन सेक्टर से के तुलना में बहुत विकसित हो गया, तब वहां पे डेमोक्रेसी आई, और तब वहां पे लिबरल डेमोक्रेसी आई। तो उससे जो है वहां पे एक अलग टाइप का जो है वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का मिश्रण हुआ, और लोग कहने लगे कि डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। इनका कहना है कि ईस्ट एशिया में ऐसा ही हुआ, इसलिए उन्होंने प्रोग्रेस किया। ईस्ट एशियन कंट्री में पहले ह्यूज फास्ट उन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया ऑथोरिटेरियन स्टेट के फॉर्म में, क्योंकि कैपिटलिज्म के विकास के लिए क्विक डिसीजन जरूरी होता है, वहां पे डेमोक्रेटिक डिसीजन से नहीं चलता है। आपने देखा कैसे किसान रिफॉर्म बिल लाया गया, तो क्या हुआ, कोई भी आप रिफॉर्म लाएंगे तो डेमोक्रेसी में जो है मुश्किल है इस तरह के रेडिकल रिफॉर्म को करना। चाइना को आप देख लीजिए। तो इसलिए सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप एक ही साथ, जैसे इंडिया ने डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म चलाने की कोशिश की तो बहुत डिफिकल्ट हुआ, एक ही साथ उन्होंने जो है डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की, तो आज तक सेकुलरिज्म की परिभाषा हम नहीं कर पाए हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि डिफरेंट कल्चर में, वर्ल्ड में जो सीक्वेंस था मॉडर्निटी का, कि जो कंपोनेंट प्रोसेसेस के, वो चूंकि अलग अलग हुए, इसलिए अलग अलग ढंग से मॉडर्निटी अनफोल्ड की डिफरेंट कल्चर में। थर्ड ये कहते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन होता है मॉडर्न प्रैक्टिसेस का डिफरेंट कल्चर में, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। एक बहुत फेमस हम लोगों को एलएससी में पढ़ाया गया था, मैं आपको बताता हूं, हमारे प्रोफेसर ने कहा था, जो मेरे दिमाग पे ईस्ट हो गई, कि आउटकम O इज इक्वल टू एफ, एफ इज सोशल मैकेनिज्म, पी सी। अब इसका ऑफ कोर्स इस पे तो आधा घंटा क्लास लिया सकता है, लेकिन उनका कहना था कि कोई भी जो आउटकम होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, या जैसे कि मॉडर्निटी को ट्रांसलेट करने का, वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसेस पे जो आप वहां से कॉपी करके लाते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे जो आपका सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है जो गिवन है, और अप्रोप्रिएट सोशल मैकेनिज्म ट्रिगर होने का आपके यहाँ। अब वो कहते हैं कि केवल प्रोसेसेस आप कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी पेस्ट हो सकता है, ना आप कॉन्टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, ना सोशल मैकेनिज्म को कर सकते हैं। ये दोनों आपके यहाँ अलग होते हैं जहां से आप कॉपी करते हैं, इसीलिए जो आउटकम होगा वो ऑलवेज डिफरेंट होगा, यही यदि कहीं से आपने कॉपी पेस्ट किया। यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट मॉडर्निटीज का जो डिस्कोर्स है या सोशल इमेजिनरी है, उसको कॉपी पेस्टेबल नहीं है। ये नेहरू जी भी ऑब्जेक्टिव विजुअलिज्म में यही बात कहते हैं, आपको अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट में और खुद के सोशल मैकेनिज्म को ट्रिगर करना पड़ेगा, ओनली प्रोसेसेस को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो हमने जब अपनाया इंडिया में, अफ्रीका में, तो वहां एडजस्टमेंट एंड फाइन ट्यूनिंग हुई मॉडर्न इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस का, टू सूट देम टू द लोकल या सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो वहां गिवन था। हमारी पार्लियामेंट सेम नहीं है जो यूरोपियन पार्लियामेंट है या इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, जबकि हमने उसी ढंग से अपनाया है। मॉडर्न इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस जो हैं, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म और प्रैक्टिस ऑफ सेकुलरिज्म वुड टेंड टू डेवलप अनप्रेसिडेंटेड फीचर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इडियोसिंक्रेसीज, मतलब यूनिकनेस। इडियोसिंक्रेसीज एक वर्ड है जो याद कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये आपको वोकैबुलरी में पूछा सकता है सीयू सेट में। इडियोसिंक्रेसीज मतलब यूनिक हैबिट, किसी में जिसको आप बोलते नहीं है कि ये आदमी अजीब हट के है, तो वो हट के वाला जो फीचर होता है किसी भी आदमी में, किसी भी समाज में, उसको इडियोसिंक्रेसीज कहते हैं, यूनिकनेस कह लीजिए रफली। सो इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसे एग्जांपल यदि आप देखिए इम्प्रोवाइजेशन का, तो इंडियन डेमोक्रेसी एंड जो है, और कैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, वो हमने अपने यहाँ इलिटरेट पॉपुलेशन में लागू कर दिया, जहां पे कि 30% पॉपुलेशन जो है लिटरेट थी, और उसका कैसा नतीजा हुआ, किस तरह से हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है इम्प्रोवाइज करता है कास्ट सिस्टम से, किस तरह कास्ट पॉलिटिसाइज हुई और पॉलिटिक्स जो है कास्ट में घुसा। यूनिक वे ऑफ इंडियन सेकुलर पॉलिटिक्स जो मैंने अभी आपको बताया, एक अलग टाइप की सेकुलरिज्म। एक अभी आप देखिएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, कि हमारा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन हमारा इलेक्शन जब होता है तो हम बिल्कुल प्रेसिडेंशियल टाइप का उसको फील करते हैं। मोदी वर्सेस राहुल गांधी, और एक्स वर्सेस वाई, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव एंड ऑल, मतलब आपको लगेगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है। तो ये सब हमारी यूनिकनेस है, हमने इम्प्रोवाइज किया उसको। फेडरलिज्म हमने बिल्कुल एसिमेट्रिकल बनाया, इसको केसी वेयर ने क्वाजाई फेडरलिज्म कह दिया। एंड हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसे उसने कम्युनिटेरियनिज्म और इंडिविजुअलिज्म को मिक्स किया है, वो लिबरलिज्म से हट जाता है। लाइक दैट कई एग्जांपल आप देख सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन के। एंड फाइनली जो है वो रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी जो है
क्या होती है? बेसिकली ये है कि आप कैसे रिफ्लेक्ट अपॉन करते हैं अपने ओन सिचुएशन को क्रिटिकली। जब आप खुद अपने समाज, उसके सोशल प्रैक्टिस, कस्टम को क्रिटिकली जो है देखने लगते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने देखा, जैसे विवेकानंद ने देखा, जैसे अंबेडकर जी ने देखा, तो ये रिफ्लेक्टिव थॉट है। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रैशनलिज्म वर्सेस रिफ्लेक्टिविज्म मुझे लिखना चाहिए था, इसको हटा दीजिए। रिफ्लेक्सिविटी मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी ही कंडीशन को एट ए डिस्टेंस से जब क्रिटिकली एसेस करने लगते हैं, तो एक एस्पेक्ट इसका है। तो राजा राम मोहन जैसे जो विचारक थे, वो हमारे अपने ही सोशल प्रैक्टिस कस्टम को क्रिटिकली देखने लगे फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी। तो उससे उनको जो कुरीतियां दिखी, उसका उन्होंने निदान करने की कोशिश की, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की। लेकिन एक दूसरा स्ट्रैंड भी निकला इंडियन मॉडर्निटी में, जो रिविजनिस्ट था, सॉरी फॉर दिस वर्ड, रिविजनिस्ट, ओके, सो या रिवाइवलिस्ट कह लीजिए, इजी वर्ड। सो रिवाइवलिस्ट था, जैसे तिलक एंड मेनी अदर, जो कि अपने जो वेस्टर्न मॉडर्निटी में भी क्रिटिकल असेसमेंट करके उसमें भी उन्होंने कई बुराइयां देखी, लाइक पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, एक्सेसिव मटेरियलिज्म, और पावर के पीछे भागना एंड ऑल। तो समाज का विखंडन, एनोमी काइंड ऑफ, और उन्होंने अपने ही कल्चर में वो चीजें निकालने की कोशिश की जो मॉडर्न यूरोपियन से भी बेहतर मॉडर्न हो, और उसको हम लागू करें। तो ये दोनों ही जो है रिफ्लेक्सिविज्म है। और इसके चलते, इस रिफ्लेक्सिविटी के चलते, जो मॉडर्निटी जो लागू हुई इंडिया या अफ्रीका में, वो बिल्कुल अलग ढंग से हुई। ये दोनों प्रोसेस चले, मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक कि आप वेस्टर्न मॉडर्निटी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपने सोशल कस्टम ट्रेडिशन को क्रिटिकली एसेस करें और उसको रिफॉर्म करें, और दूसरा उसी थॉट से, उसी रैशनल क्रिटिसिज्म से या क्रिटिकल असेसमेंट से आप वेस्टर्न मॉडर्निटी को भी आप क्रिटिकली एसेस करें और उसके निगेटिव को फेंक दें, और जो पॉजिटिव है और अपने सोशल कस्टम ट्रेडिशन का जो पॉजिटिव है, दोनों को मिक्स करके एक नई मॉडर्निटी की रचना करें, जो कि इंडिया ने करने की कोशिश बहुत सारे मामले में की, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। सो दिस 4 प्रोसेस से, मैं फिर से यदि 4 प्रोसेस बोलूं, तो आपने पहला प्रोसेस देखा कि इनिशियल कंडीशन जो है वो डिफरेंट थे, जो सीक्वेंसिंग जो था प्रोसेसेस का मॉडर्निटी का वो डिफरेंट था, इम्प्रोवाइजेशन हुई, और जो रिफ्लेक्सिविटी जो हुई, जो कि एडवांटेज बाद वाले सोसाइटी को मिलता है, क्योंकि वो एसेस कर सकते हैं कि यूरोपियन मॉडर्निटी कैसे अनफोल्ड हुई, इसमें क्या बुराइयां हैं। इससे जो मॉडर्निटी जो नॉन यूरोपियन कल्चर नेशन में जो अनफोल्ड हुई है, वो वही नहीं है जो यूरोपियन मॉडर्निटी है, और उसको स्टडी करने के लिए एक नया पैराडाइम हमें सोशल साइंस का गढ़ना पड़ेगा। हम यूरोपियन पैराडाइम से, यूरोपियन थ्योरी और उसके मान्यताओं से हम नॉन यूरोपियन मॉडर्निटी को नहीं समझ सकते हैं। ये कहना है सुदीप्ता कविराज का, जो एक बहुत कॉमन सेंसिकल बात है, कॉमन सेंस है, लेकिन उसको उन्होंने कई एग्जाम्पल से बताया है। आई होप कि ये डिस्कशन जो है आपको हेल्प करेगा, मेरे जेएनयू के ही स्टूडेंट नहीं, बल्कि सभी जो मेरे एमए पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं, और जो यूजीसी नेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको भी, क्योंकि मैंने कितने ही ऑथर का, कितने ही थॉट इसमें जो है मैंने बक दिए हैं, एक तरह से आप समझिए। तो आप उसको यदि पिक कर रहे होंगे, तो आपको कई एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप एग्जाम गाइड इससे कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली आपको सजेस्ट करूंगा कि आईआर गाइड जो मैंने अभी लॉन्च किया है, इसको जरूर आप ले लीजिए, नॉमिनल कॉस्ट पे है। ये आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मुझे लिखिए इन तरीके से, और मैं कोशिश करूंगा कि यदि जितना हो सके, ऐसे मेरी एनर्जी बहुत डाइवर्जेंट डायरेक्शन में जा रही है, कई चीजें हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, प्रयास करते रहूंगा एमए के पॉल साइंस स्टूडेंट को कुछ ना कुछ हेल्प करने के। सो बाय, गुड विश।